जो क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हिंदी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे जो करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 25 से 30 मार्क्स की आपको हिंदी आनी है यहाँ पे, और आपको हिंदी के यहाँ पे बेसिक जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको बताना है वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं हम, वर्ल्ड हिंदी डे जो कब मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है। इन दो क्वेश्चंस का आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको वीडियो में जो आपको ये इनका जो दोनों का आंसर जो मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी अपडेट्स है आपको वहाँ पे मिल जाती है। जैसे आप आज आपको 1508 जो पोस्टें हैं आपकी HPSSC की, उसकी अपडेट आ चुकी है, तो वहाँ पे मैंने डाल दी है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ शुभम जीके ट्रिक आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हो सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद जो HP पटवारी की जो लाइव क्लासेस लूँ, सो आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा। और HP पटवारी के लिए जो वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस जो मैंने जो 100 रुपीज़ कम कर दिया है, 200 रुपीज़ के आपको जो है नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको जाओ उस नोट्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स भी आपको जाओ मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी पुराने जो है वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे, तो आप उसको जाओ ले सकते हैं। ठीक है, जीके के तो HP पटवारी के लिए जो आप नोट्स जाओ आपको काफ़ी मदद करेंगे ये, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे जो है वो कब मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप बिल्कुल मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे असल में हिंदी के बारे में। हिंदी का हम यहाँ पे जो थोड़ा सा जो बेसिक है वो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व में कम से कम जाओ लगभग कितने जाओ भाषाएं बोली जाती है। करीब 3000 जाओ भाषाएं जाओ बोली जाती है। उसमें से हिंदी जो आपका भाषा जाओ अलग है, हिंदी भाषा जाओ एक है, याद रखना है। तो याद रखें हिंदी जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, ठीक है, याद रखना है वो एक तरह से वियोगात्मक भाषा है। कैसी है वो? वियोगात्मक, या फिर जो विश्लिष्ट भाषा है। कैसी है वो? विश्लिष्ट जो भाषा है, जहाँ पर वियोग होता है किसी न किसी चीज का। तो हिंदी भाषा जो है एक तरह से आकृति या रूप के आधार पर हम इसको जाओ वियोगात्मक या विश्लिष्ट जाओ भाषा यहाँ पे बोलते हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि हिंदी जो किस तरह की भाषा है आकृति आधार के रूप पे, तो वो एक तरह से वियोगात्मक और विश्लिष्ट जाओ भाषा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि जो भाषा परिवार है, सबसे पहले तो देखिए भाषा परिवार, भाषाओं के भी परिवार होते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 परिवार आपको देखने को मिलता है। तो भाषा परिवार कितने हैं? 4 हैं। पहला भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय, ठीक है, भारोपीय। दूसरा भाषा परिवार कौन सा है? द्रविड़। कौन सा है? द्रविड़। तीसरा भाषा परिवार कौन सा है? ऑस्ट्रिक। कौन सा है? ऑस्ट्रिक। चौथा भाषा परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती। कौन सा है? चीनी तिब्बती। तो ये 4 भाषा परिवार है। तो याद रखना है सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? वो है आपका भारोपीय। कौन सा है? भारोपीय, यानी कि भारत जमा यूरोपीय इसको बोला जाता है, भारत जमा यूरोपीय। तो भारोपीय परिवार कौन सा है? जिसमें भारत की भी भाषा आएंगी कुछ और कुछ आपकी यूरोपीय भाषा भी आएंगी। तो करीब जो इसके अंदर 73% जो आपका भारत की बोलने वाली भाषा जो है यहाँ पे शुमार की जाती है। याद रखना है कि जो 25% भाषाएं हैं वो आपकी द्रविड़ भाषाएं हैं, भाषा की भारत में जो 25% जो बोली जाती भाषाएं हैं वो आपकी द्रविड़ भाषाओं में आते हैं, द्रविड़ परिवार में आते हैं। और याद रखना है 1.3% जो भाषाएं हैं भारत में बोलने जाने वाली, उसमें से कुछ ऑस्ट्रिक परिवार में भी आती हैं। और 0.7% जो भाषाएं हैं भारत की में बोले जाने वाली, उसमें जाओ वो सब जाओ कुछ आपकी जो चीनी तिब्बती में भी जो आपकी आती है। तो याद रखना है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है।
तो हिंदी किस भाषा परिवार की है? वो जनरली भारोपीय परिवार की है। किस परिवार की है वो? भारोपीय परिवार की है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि पिछली बार बना था कि आपका जो हिंदी किस भाषा परिवार की जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की जो भाषा है। ठीक है, याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की है। ठीक है, भारोपीय परिवार की है, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? भारत यूरोपीय परिवार बोल सकते हैं। ठीक है, और इस भारोपीय परिवार में एक शाखा है, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय ईरानी। ठीक है, भारतीय ईरानी। और इस शाखा में भी एक उपशाखा है जिसका वो भाग रहती है। क्या है उपशाखा का नाम? भारत आर्य या भारतीय आर्य या फिर इंडो आर्यंस जिसको बोलते हैं। तो याद रखना है हिंदी जो किस उपशाखा की भाषा है? भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा है। हिंदी जो है वो किस शाखा की भाषा है? भारतीय ईरानी जो शाखा की भाषा है। और हिंदी किस परिवार की भाषा है? वो भारत यूरोपीय या फिर भारोपीय परिवार की जो भाषा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इतना आपको यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ जाता है, इसको आपने ध्यान देना है। पिछला जो एचके पटवारी का पेपर है तो मैंने आपको जो टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो वहां पे आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ, तो आप उसको देखिएगा अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, तो देखो जो भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा है, उसको हमने यहां पे जो 3 काल में बांटा हुआ है। कौन कौन से 3 काल हैं? एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, प्राचीन काल में। दूसरा आपका जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा आपको ध्यान देना है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सिंपल सी बात है, आर्य भाषा को, भारतीय आर्य भाषा को हमने यहाँ पे 3 कालखंडों में बांटा है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा आपका जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसको आपने ध्यान देना है अच्छे से। अब देखिए, जो आज से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था, भाषा का काल था, वो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल था। और इसमें जो आपको जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा आपको देखने को मिल रही है। ओनली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो आपको संस्कृत देखने को मिल रही है, कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड है, याद रखेंगे वहां पे पाली भाषा, जो महात्मा बुद्ध की भाषा है, बुद्ध के जितने भी उपग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा वो देखने को मिल रही है। यानी कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में किसका विकास हुआ? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जो विकास हुआ। जो जैन के ग्रंथ हैं वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, कुछ पाली में भी लिखे गए हैं, लेकिन कुछ मैक्सिमम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये आपको ध्यान देना है। और आधुनिक भारतीय भाषा में आपको याद रखना है 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक जो आपका जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में है। ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी आ गई, ठीक है, आपका बांग्ला आ गई, मराठी आ गई, असमी आ गई, गुजराती आ गई, पंजाबी, सिंधी, ये सब आपकी जो भाषाएं आ गई वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इनका जो है आपका आज से 1000 ईस्वी पूर्व जो आपका उद्गम हुआ है। इसका आपको ध्यान देना है। मेन क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि जो पाली भाषा है वो किसकी भाषा है? तो वो महात्मा बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि पाली भाषा जो सेकंड भाषा है आपकी महात्मा बुद्ध के जो जितने भी ग्रंथ है वो आपके इसमें लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा में जो आपके ग्रंथ लिखे गए हैं आपके
जैन दिगंबर जितने भी होते हैं आपके जो जैन के जो ग्रंथ हैं वहां पे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। HPSSC जो है इसको हर बार जो है पूछती है, और हो सकता है कि HP पटवारी में आपको जो है पूछा जाए। ठीक है, ध्यान देना है इसके ऊपर आपने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे याद रखना है, हमने बात करी है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत आपका जब आता है, वैदिक संस्कृत जब आपका आता है तो याद रखना है आपको, इस समय जो बात हो रही है वो आपका पाणिनि की बात होगी। इसमें पाणिनि की जो बात होगी। ठीक है, यहां पे सिंपल सी बात है, संस्कृत को वैदिक संस्कृत बोला गया है, संस्कृत को यहां पे जो है लौकिक संस्कृत जो है बोला गया है। ठीक है, दोनों में पाणिनि की जो यहां पे बात होती है, दोनों में जो पाणिनि की जो यहां पे बात होती है। जो ये वैदिक संस्कृत है ये छांदस है, छांदस जो आपका जो छांदस इसके लिए जो है नाम प्रयुक्त किया गया था पाणिनि द्वारा। और ये लौकिक संस्कृत को जो है संस्कृत जो है नाम जो दिया गया था, लौकिक संस्कृत को जो है नाम जो पाणिनि द्वारा जो दिया गया था, याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक इंपॉर्टेंट बुक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये पाणिनि द्वारा लिखी गई है, ये पाणिनि द्वारा लिखी गई है। ये फर्स्ट संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है ये। तो याद रखना है पहली संस्कृत व्याकरण कौन सी है, वो अष्टाध्यायी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है। तो लौकिक संस्कृत को यहाँ पे जाओ संस्कृत बोला गया है पाणिनि के द्वारा, और वैदिक संस्कृत को जाओ छांदस बोला गया है पाणिनि के द्वारा। ये आपको ध्यान देना है। यहां से आपको ये क्वेश्चन बनता है अष्टाध्यायी वाला। ठीक है, अष्टाध्यायी वाला ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पाली और प्राकृत वाला जो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में। मध्यकालीन जो आपका भारतीय आर्य भाषा है, भारतीय आर्य भाषा है, सिंपल सी बात याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे पाली भाषा का उद्गम हुआ, पाली भाषा का जो उद्गम हुआ, और प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ, और अपभ्रंश का जो उद्गम हुआ। सिंपल ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो पाली भाषा एक तरह से यहां पे बोला गया है भारत की जो प्रथम देश भाषा थी वो आपकी पाली भाषा है। देश भाषा यहां पे जो प्रथम बोली गई है, जिसमें भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं, जो विष्णु भगवान के जो 9वें अवतार बोले जाते हैं, उनके जितने भी ग्रंथ थे वो उसमें पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखना है। प्राकृत भाषा में आपको याद रखना है भगवान जो महावीर हैं, भगवान जो महावीर हैं, उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो आप किस भाषा में लिखे गए हैं, वो प्राकृत भाषा में जो लिखे गए हैं। या फिर जो उपदेश थे उनके वो किस में लिखे गए हैं, वो प्राकृत भाषा में जो लिखे गए हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है, जो हिंदी है वो आजकल की जो हिंदी है वो अपभ्रंश का रूप है। याद रखना है, जो हिंदी है वो आजकल की जो हिंदी है वो आपका अपभ्रंश का जो रूप है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आधुनिक जो काल है, जो भारतीय भाषा का जो आर्य भाषा का जो काल है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे प्राचीन हिंदी आती है, ठीक है, मध्यकालीन हिंदी आती है, और आपका आधुनिक हिंदी जो आती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका मेरे को इतना जो बताने की जरूरत नहीं है। 1100 ईस्वी पूर्व से 1400 ईस्वी पूर्व इसका उद्गम हुआ है। 1400 ईस्वी से जो मध्यकालीन 1805 ईस्वी तक इसका 50 ईस्वी तक इसका जो उद्गम हुआ है, और 1850 के बाद जो आधुनिक हिंदी है वो आप तक जो चली आ रही है। इसको आपने ध्यान देना है, बस इसके ऊपर इतना जो फोकस नहीं करना है, इसको आप स्किप कीजिए इतना सा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, हमने बात की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, तो वहां पे संस्कृत आपको देखने को मिली। तो संस्कृत जो हिंदी की आदि जननी है, ठीक है, संस्कृत जो आदि जननी है हिंदी की, याद रखना है। संस्कृत के बाद आपकी जो पाली भाषा आई, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश थे। पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, जिसमें जैन के उपदेश थे। प्राकृत के बाद आपका जो अपभ्रंश आई, कौन सी आई, अपभ्रंश आई, याद रखना है। और अपभ्रंश के बाद एक और भाषा आई, अवहट भाषा।
कौन सी? अवहट भाषा आई, और अवहट के बाद आपकी आई प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। तो सिंपल सी बात है, प्राचीन हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? वो संस्कृत भाषा है। तो प्राचीन हिंदी की, यहां लिख देता हूं, प्राचीन हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना है। और हिंदी अपभ्रंश का रूप है। हिंदी जो है वो अपभ्रंश का रूप है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए, संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद अपवहट, और अपवहट के बाद प्राचीन हिंदी जो है आपकी आती है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये विकास क्रम है। यहां से पिछली बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हिंदी जो आदि जननी किसकी है? वो संस्कृत जो आदि जननी किसकी है? वो हिंदी की जो आदि जननी है। या फिर मैं बोल सकता हूँ पाली की भी, प्राकृत की भी, अपभ्रंश की भी, अपहट की भी, जितनी भी आपकी जो लैंग्वेजेस है उसकी जो आदि जननी है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए सबसे पुरानी लैंग्वेज, विश्व में सबसे पुरानी जो लैंग्वेज, सबसे पुरानी जो लैंग्वेज कौन सी है? तो याद रखना है तमिल, जो आपकी सबसे पुरानी लैंग्वेज जो बोली जाती है, वो संस्कृत से भी जो पुरानी है। तो याद रखना है जो तोलकापियम है, तो तोलकापियम आपकी जो तमिल व्याकरण है, ठीक है, तमिल व्याकरण याद रखना है। तो याद रखो, इस संगम लिटरेचर के समय पे जो आपका जो उद्गम इसका हुआ था, आपका तमिल व्याकरण का, तोलकापियम का, याद रखना है। और इस तोलकापियम को किसने लिखा है? तोलकापियर ने, ठीक है, तोलकापियर ने इसको लिखा है। तो तोलकापियन तमिल व्याकरण है, अष्टाध्यायी हिंदी संस्कृत व्याकरण है, अष्टाध्यायी संस्कृत की जय व्याकरण है। इसको आपने ध्यान दीजिएगा अच्छे से यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो आगे ले चलता हूं। असल में क्वेश्चन पिछली बार क्या आया था, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन थे पिछली बार, कि हिंदी जो शब्द है, जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है? किस भाषा का है? यहां पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है। क्या वो हिंदी का है? नहीं, वो हिंदी का नहीं है। सिंपल सी बात है, जब हम हिंदी को तोड़ते हैं तो याद रखना है, तो वहां पे जब हम उसका संधि करेंगे तो हिंद जमा ई आता है। तो ये जो हिंद वर्ड है वो हिंदी का है, लेकिन जब उसमें ई जुड़ गई, जो इसमें जब ई जुड़ गई, तो ये जो ई है वो फारसी भाषा की है। ये जो ई है वो फारसी भाषा की है। तो जैसे ये ई इसके अंदर जुड़ गई, तो ये जो शब्द था हिंदी, वो हिंदी का नहीं रहा, वो फारसी भाषा का जो शब्द बन गया। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो हिंदी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी जो उसका अर्थ है, याद रखना है। या फिर जो उसको हम बोल सकते हैं हिंद की भाषा, हिंद की भाषा। आपको पूछा जाता है कि हिंद है, हम हिंदुस्तान हमारा, ये लाइंस किसकी थी? तो याद रखना ये इकबाल की जो लाइंस थी, मोहम्मद इकबाल की जो लाइंस थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हिंद है हम, हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल की जो लाइंस थी। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने पटवारी का जो सिलेबस है, एचपी पटवारी का सिलेबस आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको सिलेबस जो नहीं मिला है तो आप जो शुभम जी के ट्रिक जो सर्च करके एचपी पटवारी का सिलेबस वहाँ पे जो देख सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो मैंने सिलेबस डाला हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से जो ज्वाइन कर सकते हैं। और शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर स्टोर सेक्शन के अंदर जो आपको हिंदी जो आपके एचपी एसएससी के एग्जाम्स हैं उसके नोट्स मिल जाएंगे।
तो आप उसको जो परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस जो है मैंने जो है काफ़ी कम किया हुआ है, तो आप उसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हिंदी जो शब्द है वो आपका हिंदी भाषा का नहीं है, वो फारसी भाषा का जो है, इसको आपने ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात कि हिंदी जो आपका राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, वो कौन सी होती है? देखो, नेशनल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? राष्ट्रभाषा बोलते हैं। देखो, एक मान लो कोई भी देश है, मान लो आपका जो ब्रिटेन है, तो उनकी राष्ट्रभाषा है, क्या है? राष्ट्रभाषा है इंग्लिश। ठीक है, याद रखना है, यानी कि पूरे राष्ट्र में जो बोली जाने वाली भाषा है उनकी कौन सी है? वो इंग्लिश है। तो यहाँ पे उसको क्या बोला गया कि पूरे राष्ट्र में जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी होती है? वो राष्ट्रभाषा होती है। जो लैंग्वेज जो पूरे नेशन में बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? राष्ट्रभाषा जो बोलते हैं। एक होती है राजभाषा, राजभाषा ये होती है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। जैसे मान लो एक किंग है, तो उसके साम्राज्य में जो भाषा बोली जाएगी या फिर जो पेपर वर्क जो उसके साम्राज्य में होगा, जिस लैंग्वेज में होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? राजभाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? राजभाषा बोलेंगे। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आपका जो है वो हिंदी में भी काम होता है, इंग्लिश में भी जो है काम होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी क्या है? वो राजभाषा है। क्या है ये? राजभाषा, यानी कि राजकाज की भाषा है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखना है। एक होती है राज्य भाषा। क्या होती है? राज्य भाषा, कि किसी राज्य की भाषा, किसी राष्ट्र के जो अंदर राज्य होते हैं उसकी भाषा। जैसे तमिलनाडु वाले हैं तो तमिल वहां पे बोली जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका आंध्री बोली जाती है। ठीक है, तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। ठीक है, याद रखना है। कर्नाटका में आपकी जो कोंकणी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है, सॉरी, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक है, मराठी। तो ये उनकी जो राजकाज की राज्य की भाषा है, राज्य की भाषा है। हिमाचल प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो है आपकी हिंदी। ठीक है, और सेकंड उसकी कौन सी है? संस्कृत। याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? वो संस्कृत है। ठीक है, पहली कौन सी है? हिंदी है। याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है या राजभाषा है, तो इसका आपको क्या आंसर, क्या लगता है कि आपको जो हिंदी क्या राष्ट्रभाषा है हमारी या राजभाषा है? मैं ये बोलता हूँ कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा अभी जो नहीं डिक्लेयर की है। इसके ऊपर जो डिस्प्यूट जो अभी चला हुआ है। ठीक है, हिंदी जो है वो अभी राजभाषा है, राजकाज की जो भाषा है। भारत की जो राष्ट्रभाषा अभी कोई नहीं है, हिंदी जो है अभी राजभाषा है। पूछा जाता है ये कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा, तो वो आपकी जो क्या है? राजभाषा है। ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको आते हैं कि जो नेशनल लैंग्वेज डे है, मैंने आपसे पहले पूछा वो कब मनाया जाता है, और इंटरनेशनल जो आपका नेशनल हिंदी जो है वो डे पूछा है मैंने, नेशनल हिंदी डे जो है आपको पूछा है वो कब मनाया जाता है, और इंटरनेशनल हिंदी डे जो है आपका कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं जल्द से जल्द आपको जो है इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि हिंदी जो है, याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को जो भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, अनुच्छेद जो 343 से 351 है उसमें भाषा के बारे में जो लिखा गया है, और अनुच्छेद 343 में आपका हिंदी की जो लिपि है
वो देवनागरी जो मानी गई है, याद रखना है। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, तो उसको 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि जो हिंदी की जो लिपि मानी गई है, और 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को जो राजभाषा में जो शुमार जो किया गया था, भारतीय संविधान में जो शुमार किया गया था। इसीलिए हम नेशनल हिंदी डे जो है आपका 14 सितंबर को जो मनाते हैं हर साल, ठीक है। 1949 को जो भारतीय संविधान में जो डाला गया था हिंदी भाषा को। और इंटरनेशनल जो हिंदी डे है वो आपका आता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो इंटरनेशनल हिंदी डे जो आपका आता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एचपी पटवारी में भी बन चुका है, और आपका एचपीएसएससी के एग्जाम से भी बन चुका है, और आपका जो एचपी जेबीटी कमीशन में भी बन चुका है, एचपी जेबीटी टेट में भी बन चुका है, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है क्वेश्चन को बिल्कुल भी। यहां से आपको जो क्वेश्चन आपको बनता है, और भारतीय भाषाओं से रिलेटेड जो कौन से आपके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक जाके अनुच्छेद आते हैं। और जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा से जो संबंधित है, याद रखना है आपको, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो आर्टिकल्स तो हो गए आपके 343 से 351 की, आपके जो राजभाषा से रिलेटेड है। अब देखिए आपका जो अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो 22 भाषाओं से संबंधित है। तो 22 भाषाएं किस अनुसूची में डाली गई हैं? वो आपकी 8वीं अनुसूची में जो डाली गई हैं, ठीक है। शुरुआत में आपकी 14 भाषाएं जो इसमें डाली गई थी, लेकिन बाद में जो आपका याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, याद रखना है आपको कि 1967 में हुआ था, और उसमें जो आपकी कुछ लैंग्वेजेस डाली गई थी। फिर आपका जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो कुछ लैंग्वेजेस डाली गई थी। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें जो आपकी कुछ लैंग्वेजेस डाली गई थी। उसके बाद कोई भी अभी तक संविधान संशोधन नहीं हुआ है। तो 22 भाषाएं जो उसमें जो अभी है 8वीं अनुसूची में, याद रखना है। तो 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से रिलेटेड है, कितनी भाषाओं से रिलेटेड? 22 भाषाओं से रिलेटेड। शुरुआत में कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है। लेकिन बाद में जो संविधान संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो वहां पे 22 भाषाएं जो हो गई है, ठीक है, याद रखना है। इसको आपने जो क्वेश्चन आपको यहां से बनते हैं, तो आपको जो है इसके बारे में जो याद रखना है। अभी थोड़े से आगे मैं चलता हूं, आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूं, मैं इसको मिटो दीजिएगा आप ऊपर से थोड़ा सा। हिंदी के जो है क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार का जो सदस्य है, वो भारोपीय परिवार का जो सदस्य है। दूसरा याद रखना है, जो विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? वो हिंदी ही है, ठीक है। ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू लूसेंट मैं चल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लूसेंट, ठीक है। हो सकता है कि इंग्लिश भी हो सकता है उर्दू भी बोली जा सकती है। चीनी तिब्बती भी जो आप सेकंड नंबर पे भाषा जो आपकी आती है, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है, हिंदी भाषा का जो जन्म है वो किस भाषा से हुआ है? वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और अगर पूछा गया है हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, वो है आपकी संस्कृत है, ठीक है। और अगर पूछा गया है कि हिंदी किसका रूप है, वो अपभ्रंश का जो रूप है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब मैं थोड़े से आर्टिकल्स आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 343 में क्या है असल में, कि संघ की राजभाषा, जो संघ की जो राजभाषा होगी वो आपकी हिंदी होगी, और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। याद रखना है इसके बारे में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि आर्टिकल 344 के अंतर्गत, ठीक है, जो संघ की राजभाषा है
उससे संबंधित जितने भी आयोग बिठाए गए हैं, जितनी भी समितियां बिठाई गई है समय समय पे जाओ हिंदी में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है। तो आयोग और समितियां जो है आपके आर्टिकल 344 के थ्रू जो काम करती है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। तो मैं दो आयोग यहाँ पे याद रखना बताऊंगा आपको। एक है आपका बीजी खैर आयोग, ये हिंदी भाषा से रिलेटेड है, और एक है आपकी जीबी पंत समिति, ये भी आपकी जो हिंदी भाषा से जो समिति रिलेटेड है। आयोग जो राष्ट्रपति को जो हर 5 वर्ष बाद जो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, और जो समितियां हैं वो हर जो 10 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद जो आपका 10 वर्ष बाद जो आपकी जो रिपोर्ट जो सौंपते हैं राष्ट्रपति को। याद रखना है जो बीजी खैर आयोग है वो 1955 में बिठाया गया था, और जो जीबी पंत समिति है वो 1957 में जो उसका गठन जो किया गया था। ये क्वेश्चन आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे आप एलटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी हिमाचल रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, एचपीएसएससी में आपको जो काफी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो 344 में जो आपका अनुच्छेद में आयोग और समितियां आएंगी, 343 में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में आपका आता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, जो आर्टिकल 345 है, जो आर्टिकल 345 है, ठीक है, उसमें राज्य की राजभाषाएं आ जाएगी। जो आपका राज्य की जो राजभाषा है, ठीक है, या फिर राजभाषाएं हैं जिसमें आपके जो प्रादेशिक जितने भी भाषा, हिंदी जैसे अंग्रेजी वगैरह जो भी आपकी प्रयोग की जाती है, राज्य की राजभाषा, वो आपकी 345 में आ जाती है। 346 में आपको याद रखना है, अगर एक राज्य को दूसरे राज्य से संपर्क करना है, उसके बीच की जो संपर्क भाषा होगी वो 346 के अंतर्गत आएगी, ठीक है। 347 में आपको याद रखना है कि आपका जो किसी राज्य के जो किसी एरिया में जो बोली जाने वाली भाषा है वो आपकी जो किसके तहत आएगी, वो आपकी 347 के तहत आएगी। अब 348 में आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो आपकी भाषा या संसद में जो भाषा यूज होगी, ठीक है, वो आपकी 348 के तहत जो आपकी आती है। और 349 में आपको याद रखना है, ठीक है, जो भाषाओं से संबंधित जो आपकी विशेष प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो विधेयक जो राष्ट्रपति के जो समक्ष प्रयुक्त होते हैं, उससे जो रिलेटेड जो भाषा से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 349 के तहत आती है। और 350 के तहत जो ये बोला गया है कि हमें जो किसी भी राज्य की भाषा, कोई भी अल्पसंख्यक भाषा होगी, उसको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा सीखना चाहता है, कोई व्यक्ति उसको भाषा को किसी लैंग्वेज को सीखना चाहता है, तो उसके लिए ट्यूटर जो है आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 350, ठीक है। किसी भी राज्य की भाषा को बचाने के लिए आपको जो आर्टिकल 350 यूज होता है। और याद रखना है, अगर हिंदी भाषा को प्रमोट करना हो तो याद रखिए आपको हिंदी भाषा, अपनी राजभाषा को जो प्रमोट करना चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो आपको जो 351 आर्टिकल 351 याद रखना है कि हिंदी भाषा को प्रमोशन के लिए जो आपका यूज होता है ये, ठीक है। तो ये आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होने थे हिंदी में मैंने आपको करवा दिए। तो देखिए, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड हिंदी डे जो कब मनाते हैं हम, वो आपका 10 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं, आपका 14 सितंबर को जो नेशनल हिंदी डे जो है आपका मनाते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।